ओके गाइस, पॉलिटी का घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और लास्ट तक के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे हम लोग। और पहला जो चैप्टर है उसमें 100 क्वेश्चन है, तो उसकी 2 वीडियो आएगी अभी जल्दी से 50 बहुत कम मिनट में, ताकि आप लोग को देखने को हो जाए। और ये इंग्लिश के लिए रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश, मैं आंसर बोलती जाऊँगी और अगर आपको लगे कि डिस्कशन करना चाहिए या कुछ उसके बारे में बताना है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, उस पर मैं फिर स्टैंड करेंगे। ऐसे मैं जल्दी जल्दी आंसर बोलती चलूँगी। Which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 deprived the company of its monopoly over trade with India, but it still enjoyed its monopoly of trade with China and trade in tea। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो ख़त्म करती है, और लेकिन चाय और चाइना पे रहता है। By which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? ठीक है, इसका आंसर है हमारा आंसर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 increased the functioning of the legislative council. The councils were given the power of discussing the budget and addressing the questions to the executive। ठीक, तीसरे पे चलते हैं। In which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Kolkata? आपके ऑप्शंस हैं और आपके ऑप्शन स्क्रीन के सामने, और इसका आंसर है आंसर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। द प्रोविजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता वॉज मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर एलिजा एम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चौथे पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट एक्ट कलकत्ता वॉज एस्टैब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पहला। दूसरा ये बता रहे हैं कि लेमिस्टर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि सब पहला सही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। दूसरा नहीं था, सर एलिजा एम्पे थे, ठीक है, यही लिखा होगा। अच्छा, वही बोल रहा है कि ऊपर देख लीजिए। पाँचवें पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? ठीक है, ये पूछ रहा है। इसका आंसर होना चाहिए नन, क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके तहत है। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑन 1 अक्टूबर 1937। सर मॉर्सी ग्वेयर वॉज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस, हेंस द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ठीक, अब ये पूछ रहा है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, राइट। तो ये पूछ रहा है एस्टैब्लिशमेंट का पूछ रहा है यहाँ से, वो आपको एक्ट वैक्ट नहीं पूछ रहा है। तो ये देखिए, यूपीपीएससी का क्वेश्चन 2015 प्री में, और ठीक उन्होंने मेंस में 1 साल बाद यही क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहाँ पे वो एक्ट आपसे नहीं पूछना चाह रहे हैं, यहाँ से आपसे वो ईयर पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, बी है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्ट वहाँ पूछा जाएगा तो आपको 35 लिखना है, लेकिन कब बना तो वो 1937 है, ठीक है। 7 पे चलते जल्दी से। इसका तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर सीधे आंसर पे चलते हैं। दी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, और ऑप्शंस आपके वो एक्ट्स हैं। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर है बी, जो बताता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है उसके समय इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। पिट्स एक्ट 1784 के समय इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ था। जो चार्टर एक्ट 1813 है, दैट इज़ 1813, वो बताता है कि मिशनरीज़ को परमिशन दी गई थी कि आइए आप भारत। और 1833 उस समय ये होता है कि लॉ मेंबर एक गवर्नर जनरल काउंसिल में अपॉइंट होता है, ठीक है, देख सकते हैं। 18 पे चलते हैं जल्दी से। अब ये IAS के क्वेश्चन है, और IAS के क्वेश्चंस के ऑप्शंस बहुत प्रिसाइज होते हैं, तो देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायarchy refers to, तो आपके ऑप्शंस हैं, देखिए देख लीजिए। डिवीज़न ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, introduction of double government, having 2 sets of rulers, one in London and another in Delhi, and the last is division of substance delegated to the provision into the 2 categories। ठीक, तो इसका सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कहता है कि डायarchy हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड DRG मीन्स डबल रूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायarchy रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ
legislation subject into central and provisional categories. The provisional subjects were further divided into reserved and transfer categories. ठीक है, ये ठीक है, ये बता रहा है, आप देख रहे होंगे। फिर क्या है, रिजर्व सब्जेक्ट्स के कुछ नाम बताएं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरीगेशंस। ठीक है, वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव और विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सब्जेक्ट ऑफ लेसर इम्पोर्टेंस, जो कि एक तो रिजर्व रख दिया, एक तो ट्रांसफ़र रख दिया। ठीक है, और रिजर्व ट्रांसफ़र में क्या किया कि एजुकेशन रखा, एग्रीकल्चर रखा, लोकल सेल्फ। कभी कभी पूछ लेता है टर्म्स भी कि टर्म्स ट्रांसफ़र में था कि रिजर्व में था, बट सेम फॉर दैट पेपर लाइक IAS जो डिटेल में जाते हैं। वे टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि कुछ रिजर्व में मेरे ख्याल से 1 मिनट तो रुकी गई है वीडियो इस चीज़ पे, अभी मैं पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरची वॉज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सेंट्रल लेवल, नॉट द प्रोविंस लेवल, राइट। तो आपके ऑप्शन है एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। UPSC का क्वेश्चन है और इसका आंसर सी है, क्योंकि मैंने बोला कि ये सेंटर पूछ रहा है, प्रोविंस पूछता तो आपका 1919 हो जाता। ठीक है, कुछ हम लोग फीचर्स देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। मैं यहाँ पे वीडियो भी आप यहाँ पे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं तो। ठीक, डायरची वॉज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल इंस्टेड ऑफ प्रोविंस। ठीक है, एज इनवाइज्ड in the Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935 proposed to set up all India Federation comprising of a British India province and princely states. तीसरा है आपका the supremacy of British Parliament remain intact under the Government of India Act 1935. चौथा ये पूछता है, चौथा Burma was separated from India with an effect from the April. तो the same act is responsible for separating Burma also, right? पचवा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबॉलिश द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विच वॉज क्रिएटेड। ये जो हमारा ये लाते हैं ना 1857 के बाद फिर से जो एक्ट आता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जिसे कहते हैं, उस समय एक बना होता है पोस्ट SOS, तो उसको भी एबॉलिश कर दिया जाता है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ऑन अक्टूबर 1937। ठीक है, देखिए मैं एक्सप्लेन करने को तो कर सकती हूँ बिकॉज मेरा पढ़ा है, मुझे पता है, आती है मुझे पॉलिटी, बट व्हाट एग्जैक्टली इसकी मैं आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। मुझे लगता है कि अगर आप लोग सिर्फ घटना चक्र देखने आए हो तो घटना चक्र को थोड़ा थोड़ा सुन के बस उसके आप क्वेश्चंस देखते रहो कि आपके बन रहे हैं कि नहीं, आपको आ रहा है कि नहीं। बट इफ़ यू गाइज वांट कि मैं उस पर थोड़ा डिस्कशन करूँ तो प्लीज़ रखिए। आगे चलते हैं, एक और चीज़ बची है, दैट इज़ RBI एक्ट। ठीक है, सेंट्रल फेडरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट विच वॉज लेटर नोन एज RBI। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरची सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, राइट। तो कौन सा डायरची सिस्टम सेंट्रल लेवल पे, ये क्वेश्चन आया आपका ही UPSC RI का है और इसका आंसर है 1935। यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट इट कि आप सेंट्रल देख रहे हो कि प्रोविंस देख रहे हो। ठीक है, तो 1935। मैं चाहती हूँ कि वीडियो काफ़ी छोटा बने क्योंकि 8 मिनट का हो ही है वैसे, और 40 क्वेश्चन अभी बचे ही हुए। आप लोग बस इसको देख के रिवाइज करो। द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद, ठीक है, ये 1909 पूछा है क्या, सेपरेट एक्ट इलेक्टोरेट है, डिसेंट्रलाइजेशन है, डायरची है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप क्वेश्चन पॉज करके भी अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, सेपरेट इलेक्टोरेट। जल्दी से चलते हैं 12th पे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 introduced separate electorate for Muslim community and thus sowed the seed of separatism that eventually led to the partition of the country, right? आगे चलते हैं। Which of the following is a principal feature of the Government of India Act 1919? The introduction of diarchy in the executive government of the province। तो 1919 के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि क्या ये हुआ था कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम 1990। आपको सबसे पहले देख लेना है कि कौन से एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या 1990 है। फिर क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। ठीक है, इसका ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर है 1 और 3। ठीक है, आपको भी पता है कि ये मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट कम्युनल स्टार्ट हुआ था वो 1909 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द एक्ट एम्बॉयड द रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन द रिपोर्ट ऑफ SOS फॉर इंडिया
एडविन मॉन्टेगो एंड द वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट प्रोविंस। देखिए प्रोविंस की बात कर रहा है क्योंकि 1919 की बात कर रहा है, ठीक है। 1919 की बात कर रहा है, 1935 की नहीं। 1935 की बात आ जाती है तो ओके गाइस, द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वे डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये हम लोग पढ़ लिए। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस नोन एज डायरची। द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वे डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, रिजर्व्ड हो गया, एक ट्रांसफर्ड हो गया। एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम इज कंसर्न्ड, द प्रोविजन हैड ऑलरेडी बीन मेड बाय द एक्ट ऑफ 1909, वही मैं बोल रही थी, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कंटिन्यू दिस प्रोविजन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि 1909 सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में बात करा, बट 1919 सिख, यूरोपियन, इंडियन क्रिश्चियंस एंड आलगो इंडियंस के बारे में, ठीक है। तेरे पे चलते हैं जल्दी से। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। क्या ये सही है? दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट इन लेजिस्लेचर, ठीक है। IAS का क्वेश्चन है और 2021 का क्वेश्चन है, राइट। इसका सिर्फ आंसर बी है। और आगे देखते हैं, क्योंकि यार 21 आप पहला तो काट दोगे, अब जाके 21 ना हुआ हो, उस समय आप 21 की बात कर रहे हो, अजीब नहीं लग रहा? ठीक है, पढ़ते इसके बारे में। In 1918, when Britain granted limiting suffrage to women property holder, the law did not apply to the British citizen other part of the empire. Despite the All Indian Women deputation led by the Sarojini Naidu to Edwin Samuel Montagu, then Secretary of State, Indian women's demand were ignored in the Montagu-Chelmsford reforms. Though they were not granted voting rights nor the right to stand in the election, the Government of India Act 1919 allowed Provincial Council to determine if a woman could vote, provided they meet मतलब देखिए प्रॉपर्टी का होना चाहिए और कुछ एजुकेशन लेवल पे, सबको नहीं दिए थे ये लोग। Hence the statement 1 is not correct. Statement 2 is correct, as the Government of India Act 1935 extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed class, ठीक है। मतलब दूसरा सही है, एक बार क्वेश्चन मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, बट पहला गलत है, ठीक है। 2 ठीक, आगे चलते हैं। 13 हो गया। With reference to the Indian Civil Service, which of the following statements are correct? Government of India Act 1919 provided for a separate examination for Indian services. Indian Civil Services, which was to be held in India. और second है, in the Indian Civil Service in 1941 the percentage of Indians were more as compared to the European. अब आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसका ऑप्शन है सी, दोनों सही हैं। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। Okay, both the statement is correct. Following Lord Macaulay report of the Select Committee of the British Parliament, the concept of merit-based civil service in India was introduced in 1854. For this purpose, Civil Service Commission was set up in London and competitive examination started in 1885. Government of India Act 1919 provided for separate examination for the Indian Civil Services, which was to be held in India, first in Allahabad, बाद में Delhi. In 1941, in Indian Civil Services, the percentage of Indians were more as compared to the European, ठीक है। इसका आंसर दोनों सही है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि देता है सिविल सर्विस के लिए और इंडियन सिविल सर्विस को, और उसमें जो परसेंटेज था इंडियंस का वो ज़्यादा था। ये इंडियन सिविल सर्विस इन 1941। 15 करते हैं, उसके बाद वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। 15 ही रहने देते हैं अभी, बहुत which of the following acts introduce the principle of constitutional autocracy? आपके ऑप्शंस हैं, एक पहला तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर GOI डेट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वैसे ही उसका GOI 1935 या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी बोल रहा है, ठीक है।
15वां का आंसर देखते हैं। 15वां का आंसर है हमारा सी, जो कि बताता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड दिस एक्ट, मतलब 1935 को ये बता रहा है, दिस एक्ट वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस इन द गवर्नमेंट एंड ऑफ द सेंटर इन द गवर्नमेंट इन द गवर्नर जनरल ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन। ठीक है, ये बता रहा है। अगर आपको इसमें डिस्कशन चाहिए होगा तो बताइएगा हमें, ठीक। तो इसका आंसर सी है।